बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा मैं रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर नंबर 4 के। तो मैं लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4.4 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उससे डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4.5। तो कह रहा है कि हाउ अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4.5 वो कह रहा है कि हाउ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाउ फोर्स कैन बी resolved into its perpendicular कंपोनेंट्स। हम फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका पेज नंबर आप बुक पे ओपन कर लें, पेज नंबर 88। ये मैं लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था उसके अंदर मैं पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को कैसे आगे डील किया जाता है, फोर्स को कैसे उसके कंपोनेंट के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने आपको समझाया था पहले। ठीक है, अब हम सिर्फ इसको ओवरव्यू करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक फोर्स का कंपोनेंट है, एक फोर्स है, फोर्स का वेक्टर टोटल एफ है। ठीक है, अब हमने इसको इसके दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करना है। तो बेटा इसके लिए आप क्या करें, एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होती है बेटा, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें हम अगर इस फोर्स के कंपोनेंट को दोबारा रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट कौन सा होगा, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ एक्स। और हेड टू टेल रूल के जरिए से अगर आप वर्टिकल ड्रॉ कर रही हैं या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हैं तो ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अराउंड है, तो इसका हम क्या नाम देंगे, एफ वाई का नाम देंगे। ठीक है बेटा, अब हमने ये कहा था कि जो फोर्स है वो एंगल बनाती है थीटा एक्स एक्सिस के साथ और उसके नाम थे सपोज ए, ओ ए और बी। अब हमने इसको फोर्स को कैलकुलेट करना है इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा अगर आपने हेड टू टेल पढ़ा था, हेड टू टेल रूल, उसके अंदर आपने क्या कहा था कि जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स होती है एफ वो किसके बराबर होती है, एक्स कंपोनेंट के और वाई कंपोनेंट के। ये पता था ना कि जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ वो किसके बराबर है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एफ एक्स और एफ वाई। अब बेटा यहाँ पर देखें कि हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई है, तो बजाय तो पता है कि ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी वैल्यूज क्या क्या हैं। तो पहले बेटा इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये ज्योमेट्री के अंदर यूज होती हैं, आपने मैथ में पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी तो आप क्लास 10 के अंदर आगे पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तीन होती हैं, एक होती है साइन थीटा और एक होती है कॉस थीटा और होती है टेन थीटा। ठीक है, अब जो इस टॉपिक के रिलेटेड है वो सिर्फ ये वाले दो क्वांटिटीज हैं जिसको हमें यूज करना है। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, चलो साइन थीटा को यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा इसका फॉर्मूला याद रख लें, साइन थीटा होते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब बेटा देखें ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है यहाँ पे, एफ वाई, और बेटा हाइपोटेनस बेटा ये वाला लाइन है, ये हाइपोटेनस है, तो उसका हम नाम दे देंगे एफ का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। तो ये बराबर आ जाएगा बेटा किसके, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर है बेटा, यानी किसके बराबर आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब नेक्स्ट बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है बेटा एफ एक्स की वैल्यू। तो बेटा उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cos थीटा। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा देखें cos थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या हमारे पास एफ एक्स
ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है एफ। तो यहाँ पर आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा हमने यहाँ पर दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, एक है एफ एक्स और एक है एफ वाई। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था लॉन्ग क्वेश्चन। ये बस ये डेरिवेशन थोड़ी सी आपको समझने वाली, बाकी जो पेज नंबर 88 है वहाँ पर आप कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद आपने डेफिनेशन करनी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की, यहाँ पर मेंशन है डेफिनेशन। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे इसकी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डील करना है इसे आपने। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6। बेटा 4.6 क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि हम बॉडी को कब कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 4.6, तो इसके आप लिख सकते हैं, ये आपकी बुक में डेफिनेशन मेंशन है, तो इसके लिए आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सब पेज नंबर 97 ओपन कर लें, वहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि इफ नो नेट फोर्स acts on a body is in equilibrium, कि अगर बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना करे, कोई यानी कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, तो आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब वो किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो बेटा इसके आप एग्जांपल यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। पहली एग्जांपल है बुक line on a table, ये सपोज हमारे पास टेबल है, ठीक है, यहाँ पर बुक पड़ी हुई है। तो आप नोट ये देखेंगे कि हर बॉडी के ऊपर जो यूनिवर्स है उस पर ग्रेविटी की फोर्स लगती है। तो बेटा यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स वो किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी, और जो ये टेबल इस बुक के ऊपर लगा रहा है फोर्स, वो किस तरफ बेटा, वो अपवर्ड है। तो बेटा जब अपवर्ड होगी तो ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या करेंगे, दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो बुक रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो इसकी होगी पहली एग्जांपल। और इस फोर्स को बेटा नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और दूसरी बेटा एग्जांपल आप कर सकते हैं इसके अंदर, पिक्चर हैंगिंग ऑन आ वॉल। तो ये आप जो पिक्चर लगी होती है वॉल के साथ, वो भी क्या होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं। तो पिक्चर्स को ऐसी जब आप हैंग करते हैं तो इस तरह होती है, यहाँ पर पिक्चर बनी होती है। आप देखें यहाँ पर दोनों फोर्सेज में F1 और F2 दोनों क्या इक्वल है, लिहाजा सम क्या होगा 0। तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो ये पिक्चर किस में आ जाएगी बेटा, रेस्ट के अंदर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.6। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.7। मतलब वो कह रहा है कि आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करें। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा था कि दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज सिर्फ हमने कंडीशन डिस्कस करनी है, वो कौन सी बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर बॉडी के ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस, चाहे वो 1 2 3 जितनी मर्जी फोर्सेस हों, तमाम का सम अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो बॉडी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ all the forces acting on a body, अगर तमाम फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर, उनका सम किया जाए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो 0 के बराबर आ जाए, देन बॉडी satisfies first condition of
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये सेटिस्फाई करेगा। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। समेशन एफ का मतलब क्या है कि समेशन का मतलब है तमाम फोर्सेस का सम, तो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर। अब बेटा आपने पढ़ा होगा कि फोर्सेस दो कंपोनेंट के अलोंग लग सकती हैं, एक है एक्स कंपोनेंट और दूसरा कौन सा बेटा, वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं। तो अगर आप बात करें, पहले बात कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट की, कि फोर्स अलोंग एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो फोर्सेस एक्स कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, 1 2 3। तो आप लिख सकते हैं F1x प्लस F2x प्लस F3x सो ऑन टू Fnx, ऐसे बेटा। तो आप देखिए यहाँ पर तमाम फोर्सेस किसके होंगे, एक्स एक्सिस के होंगे। तो आप इसका समेशन ले लेंगे, समेशन Fx इज इक्वल टू 0। ये तमाम फोर्सेस यहाँ पे Fx के होंगे वो क्या बेटा, 0 के इक्वल हैं। अब बेटा दूसरी जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट। बेटा देखेंगे कि वाई कंपोनेंट के अंदर F1y प्लस F2y प्लस F3y सो ऑन टू Fny। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसका समेशन लेंगे, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम फोर्सेस जो वाई एक्सिस के लोग कर रही हैं उनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिग्मा या समेशन F इज इक्वल टू समेशन Fx प्लस समेशन Fy। इसमें क्या हो रहा है, जो फोर्स है पूरी वो किसके इक्वल है, एक्स कंपोनेंट के इक्वल और वाई कंपोनेंट के इक्वल। जो तमाम फोर्स लग रही हैं वो 0 के बराबर है या वो टोटल फोर्स के इक्वल हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं किसके बराबर होगी बेटा, 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर होगी तो ये बॉडी किसको सेटिस्फाई करेगी बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। तो बेटा जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये आपकी बुक के पेज नंबर आप ओपन कर लें, पेज नंबर 97। यहाँ पर पेज नंबर 97 पर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 97 ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8। वो कह रहा है कि वाई दिस नीड ऑफ अ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अगर बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, समझ आई बेटा। अब इसमें आपने लिखना है एक दो रीज़न वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। When the total forces acting on our body is equal to, अगर तमाम फोर्सेस बॉडी पर लगने वाली वो क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। But the body has tendency to rotate, कि जो बॉडी है उसे टेंडेंसी है वो रोटेट कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी वो रोटेट कर सकती है। सो वी नीड another condition of equilibrium। हमें क्या यहाँ पे एक और कंडीशन की जरूरत पड़ी इक्विलिब्रियम की, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ, इसे हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो टर्निंग इफेक्ट के अंदर क्या होगा, टॉर्क आ जाएगा,
टर्निंग इफेक्ट का फोर्स किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। तो इस सेकंड कंडीशन के अंदर आप जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या होगी, टॉर्क। यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अंदर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4.8। इसमें मैंने कहा था कि अगर आप बॉडी के फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसे सेकंड कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है 4.9। क्वेश्चन बेटा 4.9 वो कह रहा है कि व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आप बताना है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर तमाम जो फोर्स टॉर्क एक्ट करेगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोर्स एक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर F1 और ये है F2। यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं फोर्स F1 और F2 बराबर हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगी, 0। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोर्स को रोटेट कर लें, कि अगर आप सपोज इस फोर्स को यहाँ पर एक्सर्ट कर दें और इस फोर्स को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सर्ट कर दें, यहाँ पर तो दोनों फोर्स इक्वल हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर जो फोर्स F1 है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स F2 की डायरेक्शन क्या बेटा डाउनवर्ड है। तो क्या होगा, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब बेटा यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो इसके लिए हमें नई कंडीशन की जरूरत पड़ी, उसका नाम है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टर्निंग इफेक्ट जब फोर्स का प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ आ गई है, उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। तो बेटा इस तरह के टॉर्क को हम क्या नाम देते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर अगर इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन आ बॉडी इज इक्वल टू 0, अगर टॉर्क लगने वाला बॉडी पर तो 0 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि if टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये पेज नंबर 98 पर लिखी हुई है। आप सब लोग पेज नंबर 98 से ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका जो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को करना है आपने ये वाला, तो इसके लिए पेज नंबर 98 से आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा आज के इतना ही जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.9 तक किए थे। ठीक है, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसके बाकी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।